हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है डीईसीई की, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, जो एनटीटी कोर्स है और जो इग्नू से होता है। तो यहाँ पर हम अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो आपके जून 2024 को है। जो आपका डीसी 1 का पेपर 7 जून को है 2024, और जो आपका डीसी 2 का पेपर है 8 जून 2024 को, और जो आपका डीसी 3 का पेपर है 10 जून 2024 को, और मॉर्निंग शिफ्ट में है 10 से 1 बजे। तो आई होप आपने अपने अपने हॉल टिकट्स ले ली होगी या निकाल ली होगी। दूसरा, आपने अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड भी निकाल लिया होगा। उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, जहां आपको आवश्यकता है तो प्लीज आप जाके देखिए। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे जो सीरीज चल रही है उसमें हमने डीईसी 1 के सारे ही ब्लॉक्स का रिवीजन किया है, क्विक रिवीजन किया है। थ्योरेटिकल मैंने आपको ओरली ही समझाया है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम आप लिख कर भी बताइए, तो डेफिनेटली मैं आपको जो अभी क्वेश्चन पेपर्स आएंगे जो है मेरे पास प्रीवियस ईयर के, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर्स हैं, वो कैसे करना है वो आपको विजिबली आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, और कैसे कैसे लिखना है आंसर पॉइंट टू पॉइंट आप देख पाएंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए आगे अंत तक, मेरे सारे वीडियोस देखिए। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं आप सुन सुन के भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो डीसी 1 और डीसी 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और डीसी 3 का आज हम तीसरा ब्लॉक करेंगे, और हमारे फिर 2 ही ब्लॉक बच जाएंगे। यहाँ हमारी पूरी क्विक रिवीजन की ब्लॉक वाइज जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगी, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, या फिर आपको उनसे ये आइडियाज मिल जाएंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें आंसर किस प्रकार से लिखना होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए जो इस कोर्स में इनरोल हुए हैं। अभी न्यू सेशन में जनवरी 2024 के सेशन में भी इनरोल हुए हैं, उनको भी शेयर करिए, ताकि फ्री में उनको यूट्यूब से मेरे द्वारा जो भी हेल्प है हो पाएगी। आप मैसेज करके या कॉल करके भी, अगर हमारे अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं, तो आप मुझे मैसेज करके भी हेल्प के लिए मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि जो भी मुझसे हेल्प बनेगी आपके इस कोर्स के रिगार्डिंग मैं हेल्प करूंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज डीसी 3, जिसका नाम है बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालन, जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। इसका हम ब्लॉक नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि हमने ब्लॉक नंबर 2 भी पढ़ा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का पार्ट 2, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड पार्ट 2। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको पिछले वीडियोस में दे दी हूँ। कौन कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शिक्षक एक एक प्री प्राइमरी टीचर होने के नाते हमारा क्या काम होगा, एक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से हम कैसे उनको समझाएंगे, एक हम प्री प्राइमरी टीचर या कार्यकर्ता के नाते उनकी कैसे हेल्प करेंगे। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी, और हमने ये भी देखी कि कितनी कैटेगरीज में ये जो डिसेबिलिटीज है वो डिवाइड है। अब इस यूनिट में हम इन्हीं डिसेबिलिटीज को वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो हमारा जो ब्लॉक नंबर 3 है, इसकी जो यूनिट नंबर 7 है, क्योंकि यूनिट नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में देख ली है। यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है मंद बुद्धि बच्चे, जिनको हम बोल सकते हैं मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन बच्चों को मानसिक रूप से कोई बीमारी है। ठीक है, बीमारी नहीं बोलेंगे, हम डिसेबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है, बीमारी और डिसीज एंड डिसेबिलिटीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो भी हम इस यूनिट में देख पाएंगे कि जैसे लोगों की समाज में मानसिकता है कि डिसीज और डिसेबिलिटीज सेम होती हैं, क्योंकि वही शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं आमतौर पर। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे इस यूनिट में। तो चलिए हम देखते हैं जिन शब्दों का प्रयोग इस यूनिट में किया जाएगा। जहां जहां आप देखेंगे मेंटली डिसऑर्डर बच्चों के लिए कौन कौन से वर्ड्स का हम यूज करेंगे, जो हमारे इस सिलेबस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मानसिक मंदता, मानसिक रूप से अक्षम्य या मंद बुद्धि या मानसिक अक्षमता। इन शब्दों का प्रयोग हमारे सिलेबस में दिया हुआ है मेंटली डिसेबल्ड या डिसऑर्डर्ड बच्चों के लिए। चलिए हम देखते हैं आगे कि और क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में इस टॉपिक पर दी हुई है।
मानसिक मंदता क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेंटल डिसेबिलिटीज? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल डिसेबिलिटीज। जब मानसिक या बौद्धिक या आपका बौद्धिक क्षमता किसी बच्चे की काम करने की क्षमता स्थायी रूप से कम हो जाती है तो उसे मानसिक अक्षमता या मानसिक मंदता कहते हैं। When a person or a child is unable to do their work according to their full developed brain, जब वो अपने पूर्ण तरीके से विकसित ब्रेन का उपयोग हर चीजों में नहीं कर पाता है तो हम इसको बोलेंगे डिसेबल या मेंटल डिसेबल्ड। ठीक है, ऐसी क्षमता, ऐसी मानसिक क्षमताएं होती हैं जो उनके विकास, उनके मेंटल डेवलपमेंट या जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे, ये दोनों पर ही मेंटल डिसेबिलिटीज का इफेक्ट हमें दिखाई देता है या आपने देखा होगा। ठीक है, यह कोई रोग या बीमारी नहीं है। मैंने आपको इनिशियली बताया कि ये कोई रोग या बीमारी नहीं है, वरना जो ब्रेन है उसकी पूरी तरह से विकसित ना हो जाने के कारण या किसी बच्चे के ब्रेन में कोई कमी हो जाने के कारण, कोई नस, कोई डेवलपमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाने के कारण जो परिवर्तन या उसका परिणाम स्वरूप जो भी चीजें निकल के आती है वही मानसिक मंदता का रूप ले लेती है। ठीक है, तो यही देखेंगे जब यह बच्चे में स्थायी हो जाती है, धीरे धीरे क्या स्टेबल हो जाती है चीजें, तो अब इसे हम बोलेंगे कि मंद बुद्धि या मानसिक रूप से अक्षम बच्चा है। एक मानसिक रूप से मंद बच्चे में मानसिक विकास की दर धीमी बढ़ जाती है तथा उसकी मानसिक आयु उसके वास्तविक आयु से कम हो जाती है। आप देखेंगे वो बच्चे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ नहीं बोलूंगी, मंद हैं, जो डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो जितनी उम्र में उनका डेवलपमेंट ब्रेन का होना चाहिए, सामान्य बच्चों का जो होता है, उनका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है। ये आप देख पाएंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आगे हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, यह बच्चे अपने सारे काम सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ही स्लो सीखते हैं। कौन कौन से काम? चलना, बोलना, बैठना, सिर हिलाना, नजर मिलाना, ऐसे दैनिक जीवन के बहुत सारे कार्य जो एक सामान्य बच्चा अपनी सामान्य उम्र में कर लेता है, इन बच्चों को ये कार्य करने में अधिक समय लगता है या बहुत ज्यादा उम्र में ये बच्चे सीख पाते हैं। वो भी पूर्ण रूप से सीखने में अक्षम ही रहते हैं या बहुत अधिक समय लगता है सीखने में। जांच के क्षेत्र जिससे मानसिक रूप से मंद बच्चों का आप पता लगा सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? एज अ प्री प्राइमरी टीचर, अगर हम किसी ऐसे केंद्र में काम कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी बच्चे में मेंटल डिसेबिलिटीज है या मानसिक रूप से मंद है या मंद बुद्धि बच्चा है? ऐसे शब्दों का प्रयोग सुन के जिनके बच्चे को मेंटल डिसेबिलिटीज है शायद आघात पहुंचता है, लेकिन यही शब्दों का प्रयोग हमारे सिलेबस में किया गया है। मैं किसी भी मानसिक रूप से या किसी को भी भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वही शब्दों का मैं यहाँ प्रयोग कर रही हूँ। कोशिश करूंगी कि आपको मेरे इन शब्दों के प्रयोग से कोई तकलीफ ना हो, या कहीं भी आपको मेरे शब्दों के प्रयोग से तकलीफ हो तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम जांच कैसे करेंगे मंदबुद्धि बच्चों का या मेंटल डिसेबल्ड बच्चों का? देखते हैं। सबसे पहले पता चल जाएगा कम्युनिकेशन से। जब आप किसी बच्चे से बात करते हैं तो सामान्य उम्र में 0 से जब 6 ईयर के बच्चे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ना सीखते हैं जो हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा हुआ है। लेकिन वो बच्चे जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं उनको कम्युनिकेशन में, संवाद में दिक्कत होती है, बोलने में, बात करने में, ठीक है, दिक्कत होने लगती है। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये बच्चे मंदबुद्धि बच्चों की कैटेगरी में आएंगे, है ना। आप देखेंगे एक्टिविटीज जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है और जो फाइन मोटर स्किल्स है बच्चे नहीं सीख पाते। उनकी फिक्स जो उम्र में सीखने योग्य बच्चे होते हैं, जो हम जानते हैं, जो ग्रोइंग स्टेज है बच्चों की, ये जो एज में है बच्चे 0 to 6 ईयर सबसे मेन ग्रोइंग स्टेज होती है। यहाँ बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स सीख जाते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक जो इनके कार्य हैं या जो और भी इनके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जो बड़े बड़े अंगों का प्रयोग करना, हथेली का उपयोग करना, कलाई का प्रयोग करना, पैर का प्रयोग करना या उंगलियों का प्रयोग करना, ये बच्चे नहीं सीख पाते हैं इनकी उस उम्र में जहां इनको सीखना चाहिए। सेल्फ केयर, अपना केयर कभी नहीं कर पाते हैं 6 साल तक की उम्र में, या इनको अपने केयर करने का सीखने के लिए अधिक समय लगता है। सामाजिक कौशल, सोशलाइज्ड नहीं हो पाते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे कुछ बच्चे सोशलाइज्ड नहीं है तो आप आइडेंटिफाई ये भी कर पाएंगे कि वो बच्चे मानसिक रूप से विकलांग है या मेंटल डिसेबल्ड है। आत्मनिर्भर, अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं। इनके कार्य करने के लिए या तो केंद्र के कर्मचारी या इनके माँ बाप ही इनका सारा कार्य करते हैं। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, है ना,
इनकी जो भी सुरक्षा और इनके स्वास्थ्य की या इनके सेहत की जो भी देख रेख है या तो इनके पेरेंट्स करते हैं या तो इनके जो भी केयर टेकर हैं, जो भी स्वास्थ्य के जो भी केंद्र में इनका ध्यान रख रहे हैं, वही इनका ध्यान रखते हैं। शैक्षणिक कार्य, इस शैक्षणिक कार्य में उतने अक्षम नहीं होते हैं जो सामान्य बच्चे होते हैं। ठीक है। और आराम एवं काम, ये बच्चे आराम एवं काम में भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कैसे? है ना, जब हम जिन बच्चों को कार्य कराते हैं जिस समय पे, उस समय पे ये बच्चे वो कार्य नहीं कर पाते, या तो थक जाते हैं या तो इतने स्टेबल नहीं होता है इनका माइंड। तो ये कुछ 8 से 10 कैरेक्टर्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कोई पर्टिकुलर बच्चा मेंटल डिसेबल्ड है या मंद बुद्धि बच्चा है, या आप इसको बोलेंगे मानसिक विकार विकास इसका नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ये सारे ही क्रियाकलाप हर बच्चे में होता होगा जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अपने कार्य कर पाए, वो अपना कार्य करते होंगे, सोशलाइज्ड होते होंगे, अपना ध्यान रख पाते होंगे, शिक्षा के कुछ कुछ कार्य भी कर पाते होंगे, शिक्षण प्राप्त कर पाते होंगे। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स हैं जिससे हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेंटल डिसेबल्ड हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे ही तरीके एक बच्चे में हो। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे सब काम कर भी पाते हैं। ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है तो। ठीक है, मानसिक मंदता के स्तर, है ना, इसका लेबल क्या क्या है, कौन कौन से लेबल पे हम देखेंगे कि मानसिक मंदता है वो कितने लेवल पे है ना, कौन कौन से लेवल। मेनली हर चीज का आप 3 लेवल देखते हैं, एक तो हाई होता है, एक लो होता है और एक क्या होता है, मिडिल। सेम यहाँ पर भी हम देखेंगे अल्प स्तर की मंदता, मध्यम स्तर की मंदता और निम्न स्तर या गंभीर स्तर की मंदता। अल्प स्तर की मंदता वो होती है जहां पे बच्चे को मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसेबिलिटी है, लेकिन बहुत कम है, बहुत ही कम है, 20% है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें 50% मंदता होती है, मतलब कि कार्य तो कर पा रहे हैं लेकिन आधा आधा। ठीक है। और गंभीर स्तर या जिसे बोलेंगे अति गंभीर स्थिति जिन बच्चों की होती है, वो बहुत ज्यादा विकट कंडीशन होती है जिनकी, मैंने ऊपर की स्तर बताए, ये सारे ही स्तरों में वो अक्षम्य होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरीज हैं आइडेंटिफाई करने की किसी भी मेंटल डिसेबल्ड बच्चे की। चलिए हम देखते हैं आगे कि मानसिक मंदता मानसिक रोग नहीं है। मैंने इनिशियली भी आपको बताया कि मानसिक रोग और मानसिक मंदता दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। कैसे? बच्चे का जैसे आप देख पा रहे हैं, बच्चे हो चाहे वयस्क हो कोई भी हो, है ना, अगर किसी कोई मानसिक रोगी है तो क्या होगा पता है आप? हमें ऐसा लगता है कि मानसिक रोगी या मानसिक मंदता दोनों समान है। क्यों? क्योंकि उनके जो कुछ लक्षण है वो सेम दिखाई देते हैं, जैसे कि हिलते रहना, सर पटकना, या बात करने में हिचकिचाना, या नजर ना मिलाना, कुछ जीभ निकालते रहना, है ना, नजर मिला के बात ना कर पाना, बैलेंसिंग ना हो पाना बॉडी की, ये सारी चीजें। लेकिन ये एक मानसिक बीमार व्यक्ति में भी हो सकता है। देखिए, जो मानसिक रूप से मंद बच्चा है उसके ट्रीटमेंट के बाद ये चीज ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन कोई मानसिक रूप से बीमार है तो ट्रीटमेंट के बाद उसके ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन जो मानसिक मंदता वाला बच्चा है वो ठीक नहीं हो सकता, उसको इसी परिस्थिति के साथ जीवन यापन करना हमको सिखाना पड़ता है। लेकिन जो बीमार है वो धीरे धीरे उसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता था डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या अंतर है। मानसिक मंद बुद्धि बच्चे की पहचान मैंने आपको ऊपर ही बताया कि कौन कौन से कैसे आप पहचान करेंगे। और अब बच्चे का बाह्य स्वरूप, अगर बाह्य स्वरूप आप देखेंगे, बच्चे हिलते हुए दिखेंगे, कभी चक्कर खा के गिरते हुए दिखेंगे, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज इशू रहता है उनको, है ना, और आप देखेंगे नजर मिला के बात नहीं कर पाते हैं, वो इनिशियली बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते हैं, सर देखेंगे आप बहुत बड़ा बड़ा सा दिखेगा या बहुत छोटा दिखेगा सर का साइज। बच्चों का व्यवहार, आप बिहेवियर से भी पहचान पाएंगे कि कोई बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्योंकि सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। विकास के मानदंड, उनका विकास उन मानदंडों पे नहीं होगा जिस मानदंडों पे इनकी उम्र के अकॉर्डिंग इनका विकास होना चाहिए था। मानसिक मंदता के कारण, इनिशियली मैं आपको प्रीवियस यूनिट से बताते आ रही हूँ कि हर समस्या के 2 मेजर कारण होते हैं, एक जेनेटिक और एक इन्वायरमेंटल। जेनेटिक फैक्टर्स कैसे? किसी बच्चे की
माता पिता या किसी उनके पूर्वज जब किसी मानसिक रोग से पीड़ित रहे होंगे तो हो सकता है कि वही बीमारी जेनेटिकली ट्रांसमिट होके इस बच्चे में भी आ जाए। दूसरा इन्वायरमेंट, कि माँ की गर्भावस्था में कैसा इन्वायरमेंट था, उसको कोई चोट तो नहीं लगी, खान पान में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, गर्भावस्था के बाद डिलीवरी के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुई, डिलीवरी के टाइम बच्चा गिरा तो नहीं, कहीं उसको चोट तो नहीं आई, कोई कमी तो नहीं थी, वैक्सीनेशन प्रॉपर हुए कि नहीं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो बच्चे की मंदता या मानसिक मंदता को प्रभावित कर सकते हैं। अब कुछ सिद्धांत देखेंगे हम। प्रेरणा, प्रेरक, अनुभव, प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर देना चाहिए हमें बच्चों को जो 0 से 6 ईयर के हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो मानसिक मंदता से ग्रसित हैं, तो उन्हें हमें शुरू से ही इनिशियली ही क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 0 से 6 ईयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सबसे मेन स्टेज होती है। तो बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं और अपनी मंदता के साथ कैसे काम करना है वो सीख जाते हैं। काम ठीक से करें, जब भी बच्चे अच्छा काम करें उनको प्रशंसा करिए, उनको गोदी में उठाइए, उन्हें उपहार दीजिए। इससे बच्चों को ये लगता है कि मैंने अच्छा कार्य किया है और इतना उनका ब्रेन तो काम कर ही सकता है। मनोरंजक बनाइए, जो भी चीज आप उसको सिखा रहे हैं ना बहुत मनोरंजक बनाइए, ठीक है। उनकी अप्रिसिएशन करिए, उनको तारीफ करिए, इतना एहसास कराइए कि सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज को रिपीट कराइए, बार बार अगर एक्टिविटीज को आप रिपीट कराएंगे तो बच्चों की ब्रेन में स्टेबल मतलब चीज स्थिर होने लगेंगी, चीजें याद होने लगेंगी बच्चों को। और चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्लान करिए ऐसे बच्चों के लिए। एकदम से आप प्लान मत करिए कि आज ही बच्चे सीख जाएंगे। एक चीज को सीखने में सामान्य बच्चे को अगर 4 दिन लग रहा है तो मंद बुद्धि बच्चे को 1 महीना भी लग सकता है। तो आपको ये इतना स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से प्लान करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत धैर्य की जरूरत होती है। और एहसास दिलाइए बच्चे को कि हम सब उससे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि इस समय उन्हें प्रेम की बहुत आवश्यकता होती है। अब घर पर प्रशिक्षण कैसे दें, है ना। घर पर प्रशिक्षण कैसे देंगे, एक्टिविटीज करवाइए घर में। इनिशियली जब बच्चा छोटा है तो सर का मूवमेंट कैसे करना है, करवट कैसे लेना है, हाथ का मूवमेंट कैसे करना है, चलना कैसा है। माँ और बाप घर में पेरेंट्स भी इनको सिखा सकते हैं। उनके चारों ओर देखना कैसे, चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिर कैसे हिलाना है, करवट कैसे लेना है, बैठना कैसे, खड़े होना कैसा। एकदम से नहीं सीखेंगे बच्चे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे धैर्य से सीख जाएंगे। आपके और केंद्र में कार्य कर रहे टीचर के सहयोग से, पेरेंट्स के और टीचर के सहयोग से बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे। ऐसे मंदबुद्धि बच्चे अच्छे से कर पाते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा अलग से एफर्ट देने की जरूरत पड़ती है ना। हैंड का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, फिंगर का मूवमेंट, इन पे बेस्ड एक्टिविटीज कराइए घर पर भी, है ना। अपने खुद की सहायता, खुद के काम कैसे करना है उनको धीरे धीरे सिखाइए। ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, सोच जाना, वॉशरूम कैसे यूज करना है, लेसेस कैसे बांधना है जूते की, कपड़े कैसे पहनना, बेसिक चीजें उनको सिखाइए, धीरे धीरे सिखाइए, ताकि बच्चे क्या करे, धीरे धीरे सीखने लगेंगे। केंद्र में बच्चे के साथ काम करना। अब देखिए हमारे केंद्र में ऐसे बच्चे जरूर आएंगे जिनको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एक टीम तैयार करें जो विशेष बच्चों के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, क्योंकि अगर आपके पास एक टीम होगी तो इन बच्चों के लिए अलग से आप काम कर पाएंगे और हमारा सोचने का नजरिया या हमारी टीम का सोचने का नजरिया उनके लिए अलग होगा। दृष्टिकोण संवेदनशील और बच्चों के लिए स्नेह, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे ही ये मंदबुद्धि बच्चे हैं, वैसे ही मेंटल डिसेबिलिटीज के साथ आए हैं ये बच्चे आपके पास। तो हमारी एक टीम और ट्रेंड हो, इन इन लोगों के कार्य करने के लिए ट्रेनिंग हो, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ काम करने के अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, इनको सामान्य बच्चों के साथ तो आप बैठा के सिखा ही सकते हैं, क्योंकि वो चीज तो ये सीखेंगे ही, लेकिन सामान्य बच्चों की गति में ये सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या जरूरत है हमें कि सामान्य बच्चों के सिखाने के बाद इन्हें एक्स्ट्रा टाइम देके, एक्स्ट्रा एफर्ट देके हम सिखाएं। दूसरा कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा इनको सिखाने के लिए। अब किन किन क्षेत्रों पे हम काम करेंगे, जैसे कि स्मरण शक्ति या इनकी जो याददाश्त शक्ति है, जो मेंटल कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज प्लान करें ताकि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े। ऐसे आप एक्टिविटीज क्लासरूम में प्लान करिए। ऐसे बहुत सारे गेम एक्टिविटीज होती है, वो प्लान कर सकते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन है ना, बातचीत करने के लिए कैसे बात करना है, शब्दों के उच्चारण कैसे करना है, पहले शब्दों के उच्चारण, क्योंकि इन शब्दों के उच्चारण में भी बहुत दिक्कत होती है। पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे बच्चों से मिली हूँ, उन्हें बोलने में ही बहुत दिक्कत होती है, शब्दों को उच्चारण ही सही से नहीं कर पाते। उसके लिए ट्रेन अगर आप करते, धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा एक एक शब्दों का उच्चारण, लिप्स का मूवमेंट कैसे होगा, टंग का मूवमेंट कैसे होगा, टीथ का उस टाइम टीथ आपकी कैसी होगी, एक एक वर्ड हमें सिखाना होगा। वर्ड टू वर्ड सीखते सीखते
शब्दों के उच्चारण बच्चे सीख जाते हैं। बस इतना है कि धीरज, इसीलिए हमें टीम तैयार करना है ऐसे टीचर्स की जो संवेदनशील हो, सकारात्मक सोच हो, इनके लिए बच्चों की सकारात्मक दृष्टिकोण हो, क्योंकि इन बच्चों को सिखाने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज, जिस भी आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां की क्या लैंग्वेज है, बच्चे किस मातृभाषा में सीख पा रहे हैं या जिस भाषा में सीख पा रहे हैं, उसका ज्ञान होना टीचर को भी जरूरी है और उस भाषा में ही उनको सिखाने की कोशिश करिए। उसके बाद बिहेवियर सिखाइए कि व्यवहार कैसे करना है, छोटी छोटी चीजें सिखाइए और धीरे धीरे बच्चे ट्रेन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट फॉर नॉट द लीस्ट, है माता पिता का दृष्टिकोण, है ना। व्हाट आर द इमेजिनेशंस और द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट, कि बिहेवियर क्या है, माता पिता का क्या दृष्टिकोण है, क्या पर्सपेक्टिव्स है माता पिता के। तो आप पाएंगे एक उदाहरण बहुत अच्छा हमारे सिलेबस में दिया है कि एक माँ है, उसकी एक बेटी है राधा नाम की, वो 4 साल की होती तभी उसका दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है और बेटे को वो पाते हैं 1 साल के बाद कि बेटा चीजों को सीखने में बहुत अच्छा, में 1 साल की में वो तुलना करते हैं कि राधा की तुलना में उनका जो बेटा है वो उस गति से सीख नहीं पा रहा है जिस गति से उनकी बेटी सीख पाती थी। फिर वो 4 साल का जब उनका बेटा होता है, उसको एक प्री प्राइमरी स्कूल में या आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में एडमिशन करा देती है, जहाँ वो खुद भी जाती है और बड़ी ही परेशानी के साथ कार्यकर्ता के साथ अपना कम्युनिकेट करती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, 4 साल से मैं सोई नहीं हूँ ठीक से, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, जैसे मेरी बेटी सीखती थी वैसा मेरा बेटा नहीं सीख पा रहा। देखिए ऐसी मानसिक स्थिति आ जाती है। फिर वो कि मैं अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा है। तो ये ऐसी परिस्थितियां आएंगी, हमारे सामने भी आ सकती हैं एज अ प्री प्राइमरी टीचर या कार्यकर्ता के रूप में। तो हमें उन्हें समझाना है कि ये प्राकृतिक है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि हैं उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा किया है। जरूरत है कि हमारे सपोर्ट की, हमारे स्नेह की, हमारे प्रयास की, और हम अपने प्रयास से इन बच्चों को अच्छा कर सकते हैं। तो हमें ऐसा ट्रेंड करना है, ऐसी जानकारी पेरेंट्स तक पहुंचाना है, उनको मानसिक रूप से सहायता देना है। और हम बाकी रूप से तो हम बच्चों की मदद करेंगे ही, लेकिन मानसिक रूप से भी ऐसे पेरेंट्स को आप सहायता करिए, ये हमारा काम होगा। तो आई होप आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। जहां भी आपको डाउट्स होगा स्टूडेंट, आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को हम फिर से पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट हम फिर इसके बाद देखिए, इस हम ना ब्लॉक में पूरा इस 3 नंबर के ब्लॉक में हम पूरे अलग अलग 4 यूनिट्स पढ़ेंगे। एक यूनिट पढ़ लिए, हम सारी यूनिट्स में अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने देखा मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में, तो हम देखेंगे नेक्स्ट ये कौन सी डिसेबिलिटी आती है। चलिए फिर हम देखेंगे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक, यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो प्रीवियस यूनिट में हमने किसी डिसेबिलिटी के बारे में पढ़े, मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में। अब हम देखेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी, कि फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे शारीरिक रूप से अपंग बच्चे या फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे। चलिए देखते हैं क्या है। वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, ऐसे बच्चे जिनको शारीरिक रूप से कोई समस्या हो। तो डिफाइंड कैसे करेंगे, देखिए डिफाइंड ऐसा करेंगे इसको, क्योंकि वर्ड से समझ में आ रहा है शारीरिक रूप से, तो हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो सेंस ऑर्गन है उनको छोड़कर, है ना, सेंस ऑर्गन को छोड़कर हमारे बॉडी के जो अदर पार्ट हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ। तो अगर उनमें कोई समस्या हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे कि शारीरिक रूप से अपंग बच्चा है। जैसे कि सेंसरी ऑर्गन के अलावा बॉडी के फिजिकल पार्ट जो भी होंगे उसमें समस्या आ जाने की, और जैसे कि दौरा पड़ना या फिर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी समस्याओं को हम बोलते हैं शारीरिक रूप से अपंग बच्चे। ऐसे बच्चे जो सफर कर रहे हैं, यहाँ हमें जैसे बोलते हैं फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे। चलिए हम देखते हैं, इससे रिलेटेड ना हमारे बुक में एक दो स्टोरी दी है, तो मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। बहुत बड़ा ब्लॉक है तो फटाफट हमको समझना भी है, लेकिन मैं समराइज करके आपको सारे पॉइंट समझा दे रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक लड़के के बारे में दिया हुआ है, वो विकलांग है, उसके पैर से वो चल नहीं सकता है, लेकिन उसने इतना एजुकेशन अपना इकट्ठा किया जिससे वो क्या कर सके, अपना व्यवसाय कर सके, जीवन यापन कर सके। तो वो एक व्हील चेयर का उपयोग करता है और व्हील चेयर के सहारे उसने अपनी एक दुकान खोली, जिस दुकान को चलाता है और दुकान से ही अपने घर को चलाता है। ये उसका जीवन यापन करने का एक सहारा है। ठीक है, उसने अपना व्यवसाय खोल लिया, उसका जीवन अब आसानी से चल सकेगा। एक और उदाहरण है, बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है, बच्चों के सिलेबस में भी दिया है, और आई होप अगर आप अलग अलग स्टेट से होंगे, आपके स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड मैक्सिमम बुक्स में इसे स्टोरी दी, जिनका नाम है सुधा चंद्रन जी।
जो एक एक्ट्रेस हैं, जो टीवी में बहुत सारे सीरियल्स में आपने उनको देखा भी होगा। ये एक बहुत बड़ी भरतनाट्यम की नृत्यिका है, थी और हैं अभी भी। तो इनके साथ क्या हुआ, एक एक्सीडेंट में उनका एक पैर कट गया। इसके बाद भी उन्होंने अपना कार्य जारी रखा और जयपुर फूड का प्रयोग करके आज ये अलग-अलग जगहों पर नृत्य करती हैं, साथ में बहुत फेमस एक्ट्रेस भी हैं। तो क्या होता है जयपुर फूड? जयपुर फूड जयपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर पीके सेठी। ये बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन, या ऑर्गन नहीं कहूंगी, अलग-अलग बॉडी फिजिकल पार्ट जो डिसेबल्ड होते हैं लोग, जिनके हाथ या पैर जो उनके लिए कस्टमाइज करके, यानी अलग-अलग लोगों के लिए जो इनको समस्या है, जिनको जो समस्या है, जो ऑर्गन या जो बॉडी का पार्ट कट गया है, निकल गया है बॉडी से, वो बना के कृत्रिम रूप से इनको देते हैं ताकि वो सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। हालांकि सामान्य रूप से व्यतीत नहीं हो पाता, समस्याएं तब भी होती हैं, लेकिन बहुत सहायता मिल जाती है। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ दी हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इन उदाहरणों से कि फिजिकल डिसेबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, ये फिजिकल डिसेबिलिटीज कुछ हद तक ऐसी डिसेबिलिटीज होती है जिनको ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक भी किया जा सकता है अर्लियर। अगर इनिशियल स्टेज में पता होता है, इनिशियल स्टेज में इसका ज्ञान हो जाता है, ज्ञात हो जाती है, तो इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर एज बढ़ते जा रही है तो इलाज में और समस्या के समाधान में दिक्कत जाती है। कभी कभी शरीर के साथ अन्य समस्याएं, जैसे जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, इसके साथ साथ कभी कभी मेंटल डिसेबिलिटीज भी आ जाती हैं, उनमें भी समस्याएं होने लगती हैं। बहुत लोगों के प्रयास हैं, बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग इस क्षेत्र में काम करके, इनकी सहयोग करके इनकी सहायता करते हैं। कोई एक व्यक्ति अकेला मिलकर सहायता करके समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो देखेंगे कि जो लोग फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए किन किन लोग की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन लोग मिलकर इनकी सहायता करते हैं, किन किन लोगों की मेनली आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्रशिक्षण में इनका प्रशिक्षण संभव कैसे हो पाता है, मेन डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो, फिजिकल थेरेपिस्ट जो फिजियोलॉजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो, फिर देखेंगे हम टीचर जिसे हम शिक्षक बोलते हैं, फिर होते हैं पेरेंट्स। तो आप जानती हैं पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद अदर फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली में और भी सदस्य रह रहे हैं, उनकी भूमिका। और साथ ही साथ सोसाइटी, और सबसे बड़ा योगदान खुद का होता है। वो व्यक्ति या वो बच्चा जो खुद फिजिकल डिसेबल्ड है, उसको खुद को का विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। सारी समस्याओं के समाधान यहीं पे हो जाते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेंड होते हैं और थेरेपीज में या प्रशिक्षण में इनकी मदद करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे फिजिकल डिसेबिलिटीज के क्या क्या कारण हो सकते हैं ना। डिसेबिलिटीज क्या है, कौन कौन से कारण है। देखिए, मानसिक, जिससे हम स्पाइनल कॉर्ड से क्षति पहुंचना भी बोल सकते हैं, जिससे जिसमें, और देखेंगे दूसरा बोन्स, बॉडी की किसी बोन्स में कोई प्रॉब्लम है उसके कारण, या सामान्य स्वास्थ्य में जैसे कि दमा आ जाना है ना, या फिर हार्ट से कुछ प्रॉब्लम, ये फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मैं क्लासिफाई करके बताती हूँ, वर्गीकृत 3 कैटेगरी में मेजर डिवाइड किया हमने। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो, फिर बोन से रिलेटेड और अदर्स। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड देखिए, आपने पोलियो के बारे में सुना होगा, जिसकी जो बीमारी का नाम है पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, या दौरा पड़ जाना, जिसको फिट भी बोलते हैं कुछ जगहों पे, या ब्रेन से रिलेटेड बीमारी। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम से क्रिएट होने वाली कुछ फिजिकल डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज हैं। दूसरी बोन से रिलेटेड है ना, जैसे कि एक्सीडेंट के कारण कोई हड्डी टूट जाना, शरीर का कोई अंग निकल जाना, गठिया हो जाना, या ग्लैंड, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, हमारे जो बोन्स में या जो हमारे मसल्स में जो हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाए, डिसेबिलिटीज आ जाए, तो उसके कारण भी समस्या हो जाती है। अदर समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे दुर्घटना हो गई, या फिर जिसे आप दमा बोलते हैं, जिसे अस्थमेटिक प्रॉब्लम दमा भी बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो अब इन सब के और मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके कारण समस्याएं होती हैं। देखिए, मेजरली 3 फैक्टर्स हैं जो ये फिजिकल प्रॉब्लम या फिजिकल डिसेबिलिटीज के कारण हो सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ाया कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का स्वास्थ्य कैसा था, क्या माँ को कोई समस्या हुई, क्या माँ को कोई क्षति हुई, क्या माँ को कोई एक्सीडेंट हुआ। अगर ऐसा कुछ होता है तो गर्भ में ही बच्चे को समस्या हो सकती है, जन्म के बाद भी होती है। दूसरा, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब डिलीवरी होती है बच्चे की, जन्म जब बच्चा ले रहा है उस दौरान कोई समस्या तो नहीं हुई, बच्चा कहीं डिलीवर्ड करने टाइम गिर तो नहीं गया, कहीं उसको चोट तो नहीं लग गई, ये भी फिजिकल डिसेबिलिटीज का कारण हो सकता है। तीसरा, जन्म के बाद वैक्सीनेशन, मेडिसिन, इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स भी उसकी डिसेबिलिटीज के कारण बन सकते हैं। ठीक है, घात वाले बच्चे जिनको बहुत समस्या है, फिजिकल डिसेबल्ड है,
उनका घर पे हम केयर कैसे करें? देखिए घर पे केयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फिज़िकली डिसेबल्ड है। तो पेरेंट्स को चाहिए है कि अलग-अलग तरीके से अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैंने प्रीवियस यूनिट्स में बताया है कि छोटी-छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाइए और सबसे पहले धीरज रखिए। ये डिसेबल्ड हैं, किसी भी चीज़ को सीखने पे सामान्य बच्चों की तुलना में इनको अधिक समय लगेगा। आपको अलग प्रकार से उनके लिए योजना बनानी पड़ेगी घर पे, ठीक है? अगर कोई फिज़िकल डिसेबल्ड है चलने में या पकड़ने में या हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए छोटी-छोटी योजनाएँ बनाइए। उसके अकॉर्डिंग बच्चे के लिए आप एक्टिविटीज़ घर में करिए ताकि वो बेसिक चीज़ें खुद से कर पाए। सामान्य जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ों को वो कर पाए। तो ऐसी योजनाएँ हम बना सकते हैं। अब एज़ अ प्री प्राइमरी टीचर हमारे सेंटर पे अगर कोई ऐसे बच्चे आते हैं, तो हमें कैसे काम करना है? क्योंकि इसी उद्देश्य से हम यूनिट पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर ऐसे बच्चे आते हैं जो फिज़िकल डिसेबल्ड होते हैं, सबसे पहले मैंने प्रीवियस यूनिट में भी आपको बताया, एक टीम तैयार करिए, उनको स्किल्ड करिए, है ना? उनको ट्रेन्ड करिए कि फिज़िकल डिसेबल्ड बच्चों के साथ हमें कैसे काम करना है, उनके लिए एक्टिविटीज़ कैसे प्लान करना है, बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए और कौन-कौन सी डिसेबिलिटीज़ के लिए हमें कौन-कौन से कार्य करना है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ प्लान करना है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है? आप उसके लिए पॉज़िटिव अपना पॉज़िटिव सोच हमारी होना चाहिए कि बच्चों में सुधार आएगा और इसी उम्मीद के साथ हमको बच्चों को के लिए कार्य करना है, योजनाएँ बनाना है और निरंतर आपको पेरेंट्स से भी डिस्कस करते रहना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कुछ डिसेबिलिटीज़ जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है पोलियो माइलिटीज़, है ना? इसमें क्या इसमें 2 टाइप के पोलियो होते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड वाले पोलियो होता है और एक होता है बल्बर बल्बर पोलियो। जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोलियो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड समस्या हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी हमारी कंट्रोल होती है। जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं। तो अगर यहाँ समस्या है तो वो बच्चा या वो व्यक्ति हाथ, पैर, बॉडी के किसी पार्ट को नहीं हिला पाता, कार्य नहीं कर पाता है। तो उसके लिए टोटली दूसरे पे डिपेंड होता है। दूसरा अगर बर्बर पोलियो किसी को है तो उसको ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हो जाएँगी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। ऐसी समस्याएँ ब्रेन से रिलेटेड वो कैलकुलेशंस में, दिखने में, बोलने में उसको वर्बल प्रॉब्लम होगी, उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगी, ये सारी समस्याएँ हो सकती हैं। उपचार अगर इनिशियली हम इनका उपचार करते हैं माँ के गर्भ से ही, तो समस्याएँ कभी नहीं होंगी क्योंकि आजकल बहुत अच्छे-अच्छे ट्रीटमेंट होने लगे हैं। आपको ना पता हो तो बता दूँ कि गर्भावस्था के दौरान अलग-अलग अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। एक बड़ा टारगेट स्कैनिंग आजकल होने लगी जिससे बच्चे के मानसिक और शारीरिक पूरे विकास के चरण पूरा दिख जाते हैं। और उसी स्टेज में पता चल जाता है कि बच्चे को कोई समस्या है। अगर है तो तभी उपचार शुरू हो जाता है माँ के पेट से ही, ठीक है? अगर ये नहीं है तो माँ के बच्चे के जन्म के बाद भी इनिशियली अगर पता चल जाता है तो बच्चे का चेकअप ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो जाने से भविष्य में उसको समस्याएँ नहीं होती। लेकिन अगर जेनेटिकली ही बच्चे को समस्या है, तो उनके साथ ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बच्चों को उनके अलग-अलग चरण पर या 0 से 6 ईयर के दौरान कि बच्चे अपने आगे वाले जीवन में इन समस्याओं के साथ अपने सारे जीवन को सहजतापूर्वक कैसे जी सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी समस्याएँ हो सकती हैं। दौरा पड़ना, ये भी क्या है एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नर्वस सिस्टम में अगर हमारे बॉडी के कोई नर्व्स में जो सिग्नल्स पहुँच रहे हैं प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहे, जैसे करंट बोलते हैं आम भाषा पे, वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो ब्रेन की में डिसेबिलिटीज़ हो जाती है और वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आती है। बोन से रिलेटेड मैंने आपको बताया, एक्सीडेंट से हड्डी टूट जाना, कोई हड्डी के टूट जाने से समस्या आ जाती है। या हमारे बॉडी में बहुत सारे हमारे मसल्स में ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, अगर उनके सीक्रेशन कम हो जाए तो भी समस्या हड्डियों में हमारे जो बोन्स है उससे रिलेटेड समस्या आ सकती है। ये भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में आता है। दूसरा दमा या हार्ट तो दमा एलर्जेटिक भी हो सकता है ना? कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, किसी डस्ट से एलर्जी होगी, पराग कणों से, ऐसे अलग-अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो ये सारी समस्या इनका उपचार क्या है? आप इनिशियली डॉक्टर से चेकअप कराइए और मेडिसिन्स लेते रहिए, तो इससे हो सकता है। और रोकथाम कैसी है कि आप बच्चे जब माँ के गर्भ में है, तब से ही माँ का अच्छे से चेकअप हो, गर्भ के दौरान और और बच्चे के जन्म लेने के बाद, गर्भ के दौरान और गर्भ के और डिलीवर्ड करने के समय, इन तीनों अवस्थाओं में अगर हम बहुत अच्छे से बच्चे का ध्यान रखते हैं, तो समस्याओं का समाधान बहुत ही आसान हो जाता है। फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों का हमें क्या करना है? पुनः स्थापन करना है। कैसे इनको अच्छे से ट्रेन करें? कैसे कर सकते हैं? हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कैसा? सोशल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट जैसे हम घर पे वातावरण ऐसा क्रिएट करिए कि बच्चा बिल्कुल सहज फील करे। वो ज़रा वो उसको महसूस कराइए कि आप डिसेबल्ड हैं, लेकिन आप सब कर सकते हैं। तो घर का माहौल ऐसा बना दीजिए। आप केंद्र का माहौल ऐसा बना दीजिए। आपस में अच्छे से बात करिए, एक्टिविटीज़ प्लान करिए, है ना? इसलिए फिजिकल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करिए आप, है ना? तो इस प्रकार से हम ऐसी योजनाएँ बना के, एक्टिविटीज़ प्लान करके
उनको मेंटली चीजें एक्टिविटी प्लान करके, उनके साथ काम करके, बात करके, उनसे प्रेम करके, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, प्लान करके, इन्वायरमेंट क्रिएट करके बच्चों को समस्याओं के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। समस्याएं तो हैं, लेकिन इसके साथ वो हैप्पीली कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े, वो हम सिखा सकते हैं। अपंगता का शिक्षा प्रदान करना, है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई क्षेत्र केंद्र में काम कर रहा है तो उसके लिए कैसे, डिसेबल्ड बच्चों के लिए कैसे हमें काम करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी प्लान करना है, कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसका एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और जो बच्चे अपंग हैं उनको भी एजुकेट किया जाए, है ना। कैसे एजुकेट करेंगे हम उनको, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, है ना। कोई बच्चे को हाथ से दिक्कत है तो आपने देखा होगा आजकल बच्चे पैर से भी लिख लेते हैं, जिनके हाथ नहीं है पैर से पेंटिंग कर लेते हैं। राइट हैंड डैमेज है तो लेफ्ट हैंड से लिख लेते हैं। पैर में दिक्कत है तो वो जितना पैर है उससे ही चलना सीख जाते हैं। या फिर अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करके, व्हील चेयर हो गई, कृत्रिम हाथ आते हैं, पैर आते हैं, जयपुर फुट मैंने आपको बताया, है ना। ऐसे आपने देखा होगा कि स्प्रिंग वाले लेग्स भी आते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट्स का कृत्रिम रूप से भी उपयोग करके सामान्य तरीके से जीवन जिया जा सकता है। ये आपकी और हमारी सहायता से ही संभव हो सकता है। तो ये हमारे इस यूनिट नंबर 8 में दिया हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है व्यवहार संबंधी समस्या वाले बच्चे, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं चिल्ड्रन हैविंग द बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी तक हमने अलग अलग प्रकार की समस्याओं के बारे में देखे, डिसेबिलिटीज के बारे में देखे। अब हम देखेंगे बिहेवियरल डिसेबिलिटीज, या जो भी बिहेवियर से रिलेटेड जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो भी एक डिसेबिलिटीज के अंतर्गत ही आता है। तो उनके लिए हम क्या क्या यहाँ पर प्रावधान करेंगे, क्या क्या समस्याएं उनको हो सकती हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, और आपके केंद्र में ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या क्या करना है, और एक प्री प्राइमरी टीचर के नाते हमारे किन किन जगहों पे कौन कौन से रोल हैं। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से हमारे रोल हैं, ये जानने से पहले हम देखेंगे कि बिहेवियर प्रॉब्लम क्या होती है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। बाल्यावस्था में आने वाली कठिनाइयां, देखिए कभी कभी क्या लगता है कि जो प्री प्राइमरी स्टेज जो बच्चे की होती है, जिसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यहाँ बच्चे अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, हमें वो सामान्य लगती है। जैसे अगर कोई बच्ची बहुत रो रही है और उसकी माँ उसको गोदी में नहीं उठाती है, तो वो रो रही है, उसकी माँ के गोदी पे उठा लेने के बाद वो रोना बंद कर देती है, तो इसे हम सामान्य समझते हैं, बट ये सामान्य है नहीं, ठीक है। ये बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, या बच्चे की समस्या के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बच्चे को माँ के पास जाना था या उसे कुछ चाहिए था, माँ ने पकड़ी, समस्या का समाधान हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने महसूस किए होंगे या भविष्य में आप महसूस करेंगे, ठीक है। व्यवहार संबंध समस्याओं वाले बच्चे कौन होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी बच्चे को समस्या है। एक उदाहरण बताती हूँ, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, एक मंजू नाम की बच्ची है जो कक्षा में अक्सर शांत शांत रहती है, कोई उसके फ्रेंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं, वो अक्सर शांत रहती है, टीचर के बोलने पर ही वो कार्य करती है। और जैसे जनरली जो बच्चे होते हैं, जब खाली समय होता है, दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ लंच करना, कूदना, पढ़ना, ड्राइंग करना, ये करते, लेकिन मंजू नहीं करती है ऐसा। ये टीचर को पहले कुछ दिनों में सामान्य लगा, पर लगातार जब ऐसा होने लगा तो मंजू ने ऑब्जर्व करी, टीचर ने ऑब्जर्व करी कि मंजू के पास बच्चे इसीलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि मंजू के पास जो बच्चे बैठते हैं उनको मंजू चुटकी काट देती है, नोच देती है। तो बच्चों में ये बात फैल गई कि मंजू के पास बैठने से मंजू नोचती है जनरली। तो जनरली टीचर जानते हैं कि जब बच्चा गुस्से में होता है तो या तो ढकेल देता है, लड़ लेता है, काट देता है, लेकिन मंजू चुटकी काट रही है, मतलब इसके व्यवहार में कोई समस्या है, ठीक है। इसीलिए कोई भी बच्चा उसके साथ बैठना उठना पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। लंबे समय तक, ठीक है, आप लंबे समय तक देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कोई व्यवहार किसी बच्चे में लंबे समय तक है, तो वो क्या हो सकता है, उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ आंशिक समय के लिए किसी ने किसी को काट दिया, लड़ लिया, झगड़ लिया, चुटकी काट दी, ये सामान्य सी बात है, होते रहता है। लेकिन अगर कोई ये ऐसा व्यवहार जो अवांछनीय है, जो मिसबिहेव है, जो सामान्य बच्चों की तरह है, सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है, लगातार कई दिनों तक वो बच्चा कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है, उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है या डिसेबिलिटी हो सकती है। व्यवहार संबंधी समस्याओं के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं, देखिए सामान्य कारण एक होता है विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप मतलब कि ग्रोइंग जो स्टेज थी बच्चे की, जो माँ के कोख में जब बच्चा था, यानी प्री डिलीवरी, जो डिलीवरी की जो पहले स्टेज थी, डिलीवरी के दौरान और जन्म के बाद, यानी जन्म के पहले, जन्म के दौरान और जन्म के बाद,
बच्चे की ग्रोथ की जो स्थिति थी, जो स्टेजेस थी, वो कैसी थी, किन किन अवस्थाओं से होते हुए बच्चा गुजरा है, माँ के कोख में जब था तो न्यूट्रिशन मिला कि नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। ये सारे कारण बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस के मुख्य कारण हो सकते हैं। दूसरा, परिवेश, एनवायरमेंट जहां वो रह रहा है, हो सकता है ऐसे परिवार, ऐसे परिवेश में बच्चा रह रहा है जहां माहौल ही ऐसा हो और देख देख के बच्चा वैसा ग्रैप्स कर लेता है, या ऐसे माहौल से बचने के लिए अपना एक अलग ही कैरेक्टर बच्चों के अंदर क्रिएट हो जाता है। किसी के परिवार में लगातार पेरेंट्स लड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या बच्चे के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं, तब बच्चे के अंदर ऐसी चीजें आने लगती हैं। ये उसके बिहेवियर के कारण, बिहेवियर में लगातार चीजों के साथ इंटरेक्ट करने के कारण स्थिरता बना लेती है और ये एक समस्या उसके लिए हो सकती है। व्यवहार संबंधित कठिनाइयों के कुछ प्रकार हम देखेंगे, जैसे फ्रिक्वेंसी, दूसरा इंटेंसिटी और तीसरा ड्यूरेशन। फ्रिक्वेंसी पर हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का मतलब समझने की कि बार बार कर रहा है बच्चा, है ना, कितने बार कर रहा है, समस्या कितने बार हो रही है, एक दो बार कर रहा है सामान्य है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 15 दिन, 20 दिन, महीने, 4 महीने, 6 महीने से बच्चा लगातार ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे को एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। दूसरा हम देखेंगे कि इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता है, किस तीव्रता से वो अपना इस व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है लोगों के सामने, कक्षा में या दोस्तों के सामने या परिवार के सामने। ठीक है। तीसरा, ड्यूरेशन, कितने समय के लिए वो कर रहा है ऐसा बिहेव। कभी कभी बच्चे थोड़ी देर की चुटकी काट के चले गए, हंस ली कूद ली, लेकिन कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि लगातार बहुत लंबे समय तक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उसका ड्यूरेशन 5 मिनट से बढ़कर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा आधा घंटे तक वो ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। इसका मतलब कि समस्या से ग्रसित है वो बच्चा, बिहेवियर प्रॉब्लम उसको है। तो इन समस्याओं के कुछ नाम हैं जिनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन, जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। जैसे कि क्रोधावेश, आप देखेंगे कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, ये भी एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। गुस्से में आ जाने से तोड़ना फोड़ना, काटना पीटना, मारना नोचना ये करने लगते हैं, ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। इसका इलाज है, इसको आप चेकअप करवाइए बच्चों का स्पेशल डॉक्टर से, तो इसके कुछ समाधान हो सकता है, या मेडिटेशन से या इनको परामर्श से भी बच्चों में आराम मिल जाता है। दूसरा कि इन्यूरेसिस, जिसको हम बोल देंगे कि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। आप देखा होगा कि कभी कभी बच्चे ऐसे अचानक ही यूरिन कर देते हैं, स्कूल में, क्लासरूम्स में, या किसी के यहाँ जा रहे हैं, घर पे, कभी भी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। व्यवहार का कारण तो हो ही सकता है, बिहेवियरल कारण तो हो सकता है, लेकिन मेन कारण क्या हो सकते हैं पता है? उसके यूरिनरी सिस्टम में होने वाली चेंजेस के कारण, या कोई समस्या उसकी यूरिनरी सिस्टम में है, जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको, उसको ये जो जो समस्या है वो जीन से 1 to 1 नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुई है, या साइज ऑफ द यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, डेवलप नहीं हो पाया उसका यूरिनरी सिस्टम, या अभी साइज छोटा है, उसके कारण भी समस्या हो सकती है। या हो सकती है किसके कारण, कभी कभी ट्रेनिंग नहीं दी है बच्चे को यूरिन की, है ना, इनिशियली ही 2 से 3 साल के बाद बच्चे को बाथरूम जाने की ट्रेनिंग देने लगते हैं, और धीरे धीरे ट्रेनिंग देने से बच्चा इसके लिए हैबिचुअल हो जाता है और खुद ही वॉशरूम जाने लगता है। चोरी करना, है ना, ये भी एक मतलब बिहेवियर प्रॉब्लम है। आपने जनरल देखो, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जनरली अक्सर चोरी करते हैं, बच्चों छोटे छोटे सामान चोर लेंगे, खाने पीने की चीज चोर लेंगे, पेंसिल चोर लेंगे, और ये व्यवहार बड़ा होकर बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इनिशियल स्टेज में ही बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको समझाएं, है ना। एक होता है हाइपर एक्टिवनेस, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं क्लास में, हर चीज में मुझे आगे होना, मुझे हमेशा पूरा बिहेवियर क्लासरूम में सेम रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेंगे, भागना दौड़ना, उत्तेजना में रहना, हर काम करना। तो ये भी एक बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकती है? फेयर एंड फोबिया, कभी कभी बच्चों को किसी किसी चीज से डर या फिर फोबिया या फेयर फोबिया हो जाता है। जैसे कि अंधेरे से होता है, कुछ बच्चों को तेज आवाज से होता है, किसी कलर से होता है, किसी खाने से होता है, किसी जानवर से, किसी वस्तु से भी हो सकता है। ये भी उसके बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, कोई पिछले उसके समय पे या उसके पास्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जिसके कारण उसको उसके अंदर डर समा गया है, तो इसके लिए भी हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो एक प्री प्राइमरी टीचर या कार्यकर्ता के रूप में हमारा क्या काम है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि हम सबसे पहले उनके पेरेंट्स से को ट्रेंड करें, है ना, इस चीज के लिए, क्योंकि पेरेंट्स इसके लिए स्किल्ड नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि बच्चे किस समस्या से ग्रसित है, उनको लग रहा है मिसबिहेव कर रहा है, कभी मारना पीटना ऐसा व्यवहार पेरेंट्स बच्चे के साथ कर देते हैं कि मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन ये एक डिसेबिलिटी है, ये हमें पेरेंट्स को समझाना है। जनरली जब भी मीटिंग्स वगैरह होती है, बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार रखिए,
पेरेंट्स को बताइए कि समस्या है और कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ हम जी सकते हैं, इसके साथ हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हमको बच्चों के साथ व्यवहार करना है, ये हमें एक कार्यकर्ता होने के रूप में पेरेंट्स को समझाना है और खुद भी इसके लिए एक्टिव होना है या हमारे संस्था पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसके लिए ट्रेन करना है। तो इस प्रकार से हम इस समस्या से समाधान पा सकते हैं, जो एक बड़ी समस्या तो है लेकिन कठिन समस्या नहीं है, इसका निवारण हो सकता है। तो आई होप आपको ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चों की एक डिसेबिलिटी के रूप में वो आपको समझ में आई होगी। यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है दृष्टि दोष वाले बच्चे, जिसको हम बोल सकते हैं चिल्ड्रन विद विजन डिसेबिलिटीज। ऐसे बच्चे जिनको विजन से रिलेटेड या दृष्टि से रिलेटेड, दृष्टि दृष्टि दोष जिसे बोल सकते हैं, ऐसे डिसेबिलिटी से जो बच्चे सफर कर रहे हैं उनके बारे में हम कैसे जानकारी इकट्ठा करेंगे और हमारा क्या योगदान होगा उनके लिए, या पेरेंट्स को हम किन किन बातों के बारे में बताएंगे कि ऐसे बच्चों के साथ हमें कैसे इंटरेक्शन करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में चलिए हम अपनी इस यूनिट में देखते हैं। तो नेत्रहीन से हमें क्या क्या अभिप्राय है, बताइए नेत्रहीन से क्या समझते हैं। नेत्रहीन का मतलब ये नहीं कि जिसकी आंखें ही नहीं है ना। नेत्रहीन का मतलब ये होता है कि देखिए कानूनी तौर पर नेत्रहीन व्यक्ति या बच्चा वो कहलाता है जिसे आपने डॉक्टर चेकअप कराया और इलाज कराया, उसके बाद भी उसकी जो विजन कैपेसिटी है वो 20/200 फीट है, यानी कि 200 फीट में से जो सामान्य व्यक्ति 200 फीट तक की दूरी तक देख सकता है, एरिया देख सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो 200 में से सिर्फ 20 फीट तक ही देख सकता है, कानूनन तौर पे वो एक दृष्टिहीन व्यक्ति या बच्चा कहलाता है ना। शिक्षण के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नेत्रहीन बच्चे वे कहलाते हैं जिनको शिक्षण से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, जो लिखने पढ़ने में असमर्थ हैं, अपनी आंखों के माध्यम से लिखने पढ़ने में उनकी आंखें या उनका विजन कुछ भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम शिक्षण संबंधी शिक्षण की दृष्टि से हम नेत्रहीन कह सकते हैं। तो इनके लिए हम किन किन चीजों का उपयोग करते हैं, ब्रेल लिपि या फिर हम ऑडियो टेप या फिर रिकॉर्डर, ऐसे मेथड का यूज करके हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी दृष्टिहीन बच्चे ही कहलाते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष का पता कैसे लगेगा, है ना। कैसे पता लगाएंगे, तो मेजर तो क्या है कि डॉक्टर चेकअप कराने पर ही हमें पता चल पाता है कि कोई बच्चा दृष्टिहीन है या उसे विजन प्रॉब्लम है या विजन डिसेबिलिटीज है। अगर बात आती है विजन डिसेबिलिटीज की तो देखिए इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखता, जो मैंने ये बताया, कुछ लोगों को कुछ कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ लोग को क्या होता है कि 50% दिखता है, 50% नहीं दिखता। तो विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, किसी को कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग 10% देख सकते हैं, 5% देख सकते हैं, कुछ कुछ कलर्स को देख सकते हैं। तो ऐसी डिसेबिलिटीज आंखों से संबंधित हो सकती है। कुछ लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम होती है, शब्द एक से दिखने वाले शब्द उन्हें समान दिखते हैं। जैसे फ और क उनको एक से दिख जाएंगे, ब और व एक साथ दिख जाएगा, भ और म एक साथ दिख जाएगा, और ट ट ढ ऐसे कुछ अक्षर से वर्ड्स हैं या सिंबल्स हैं जो उन्हें लगातार एक से दिखते हैं, उनको लगता है कि ये शब्द समान है। ऐसी समस्या वाले बच्चों को भी हम दृष्टिहीन बच्चों की गिनती में ला सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में उन्हें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि निम्नलिखित किन चीजों पे हमें ध्यान देना है। अगर आपके कक्षा में आप देख रहे हैं छोटे बच्चे, आपके हेल्थ सेंटर सॉरी आपके सेंटर में, एजुकेशन सेंटर जो आप पढ़ा रहे हैं प्री प्राइमरी बच्चों को, अगर यहाँ ऐसे बच्चे आपको दिखते हैं जो निम्न आपको फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आपको ऐसा बच्चा कोई दिख रहा है, इट मीन्स उसको हमें समझाना है कि ऐसा वो ना करे ताकि उसको विजन प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या, बच्चा अगर आंख बहुत ज्यादा रगड़ रहा है, इससे आंखें उसकी विजन प्रॉब्लम उसको हो सकती है। अगर कोई बच्चा सिर्फ आगे करके ऐसा करके देख रहा है या फिर कभी कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते ऐसा करके देखते हैं, तो ऐसा ना देखिए, इससे उसकी विजन प्रॉब्लम में दिक्कत हो सकती है ना। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरी क्लास में एक बच्चा था, वो अक्सर ऐसा करके बैठ कर देखता था क्लासरूम में बोर्ड को। तो शुरू शुरू में तो मैंने नोटिस किया, पर जब मेरी पीटीएम हुई, पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, तब मैंने डिस्कस किया उसके पेरेंट्स से। उन्होंने कहा हाँ मैम वो ऐसा करता है और आप उसको बार बार टोकिएगा। तो देखिए पेरेंट्स और टीचर के सहयोग से उस बच्चे को टोक टोक के हमने क्या किया, बार बार उसको बोला कि ऐसा नहीं देखना है। तो धीरे 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 से उसकी हैबिट्स ठीक होगी। देखिए उसकी विजन प्रॉब्लम, अगर वो ऐसे ही देखता रहता, हमेशा ऐसे देख के पढ़ता, तो दिक्कत होती है ना उसको, उसका पोस्चर हमेशा ऐसे ही होता देखने के लिए। तो ऐसे आप ध्यान दीजिए क्लासरूम्स में, है ना। अधिक पल के झपकना ये भी गलत है, ये उसकी समस्या हो सकती है उसको आंखों की, है ना। बारीक काम को करने में चिड़चिड़ लगना, बारीक काम करने में बहुत दिक्कत होना उसको, क्योंकि एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको विजन प्रॉब्लम हो रही है। या फिर
किसी चीज को देखने के लिए बहुत ही पास में लाते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसा ऐसा दिखते हैं। मेरा एक है रिलेटिव, उसको बहुत दिक्कत होती है, तो वो चीजों को ऐसे पास में ला ला के दिखता है, तब उसको तो देख पाता है। तो ये भी उसको दिक्कत है, और सच में उसको बाद में दिक्कतें हुई। ठीक है। और या दूर रखी हुई चीज ठीक से नहीं दिख रही है, या मैंने आपको बताया सेम लेटर, है ना, या स्ट्रक्चर ऑफ आईज, उसके आंखों के जो स्ट्रक्चर है, कॉर्निया, आई लेसेस जो है, उसके लेंसेज है, अगर इनमें कोई समस्या है तो उस बच्चे को विजन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई बच्चा विजन डिसेबिलिटीज के साथ पैदा ही हुआ है, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसके ग्रोथ में या डेवलपमेंट में इफेक्ट पहुंचाएंगे। तो पहला, उसकी लैंग्वेज पे। बोलोगे मैम कैसे? तो लैंग्वेज पे इसीलिए क्योंकि लैंग्वेज के 2-3 चरण होते हैं, जैसे कि लिखित, है ना, और मौखिक। और हम लिखित मौखिक मोस्ट ऑफ दो होते हैं। तो लिखने में अभी उसको कैसे होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है ना। तो ये समस्या उसको भाषा के ज्ञान में आ सकती है। सुन सुन के तो मैक्सिमम भाषा सीख जाएगा, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तब वो उसको समस्या हो सकती है। संज्ञानात्मक समस्या भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि बहुत सारी चीजों को समझने के लिए हमें विजुअली देखना पड़ता है ना। अगर हम कलर्स को देख रहे हैं, मैं आपको बता रेड कलर, तो रेड कलर रेड दिखता है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, सन को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। मैं अगर किसी प्लेनेट की बात कर रही हूँ, प्लांट की बात कर रही हूँ, तो देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं हम उनको। तो यहाँ पे हमारे संज्ञानात्मक विकास में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो समझने में उसको दिक्कत होगी। शारीरिक कैसे? जब वो देख नहीं पाता तो बॉडी की केयर करने में थोड़ी दिक्कत जाती है उसको, है ना। बॉडी की कुछ ग्रोथ में दिक्कत जाती है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता अपनी बॉडी को, कपड़े पहनने में दिक्कत, बहुत सारे ऐसे फिजिकल चीजें भी उसको दिक्कत जाती है। एंड एक्टिविटीज में ना, फिजिकल एक्टिविटीज में उसको दिक्कत जाएगी। क्लासरूम्स में अगर आप दौड़ने भागने वाला कुछ काम करा रहे हैं, तो शुरू शुरू में उसको आप बहुत ज्यादा उसको ट्रेन करते हैं तो डेफिनेटली वो करेगा, है ना। लेकिन शुरू शुरू में उसको दिक्कत जाएगी फिजिकल एक्टिविटीज करने में, और सोशली भी लोगों से इंटरेक्ट होने में भी दिक्कत जाएगी। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है किस भाव से सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या एक्सप्रेशन से सामने वाले की। तो ये सोशल इंटरेक्शन में भी उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। सीखने में बच्चे की सहायता करना। अब हम एज अ प्री प्राइमरी टीचर या एक पेरेंट्स के नाते क्या क्या करना है हमें, तो बस वस्तुओं को छू छू कर बच्चों को पढ़ाइए। कि अगर उसको आप ट्रायंगल पढ़ा रहे, ट्रायंगल का शेप उसको दे दीजिए, उसके हाथ में देख के वो पहचाने ट्रायंगल है, शेप्स पहचाने वो देख देख कर, है ना। अगर सर्कल बता रहे सर्कल दीजिए, 3 डायमेंशनल फिगर दीजिए, 2 डायमेंशनल दीजिए। किसी अक्षर के बारे में आप पढ़ा रहे तो क की संरचना उसको दे दीजिए। आजकल तो खिलौने के फॉर्म में आते हैं ऐसे पूरे अक्षर, पूरी वर्णमाला। अगर आपको दैट बना के दिखाए, THAT दैट कैसे बनता है ना। अच्छा, तो स्पेशली इनको ब्रेल लिपि से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हमारे स्तर पे हम कुछ कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम उनको छू छू के वो कर सकते हैं। दूसरा, कि ध्वनियों को सुन के, कि किसी चीज की आवाज कैसी होती, पानी के टिपटिपाने की, है ना, किसी के रोने की, दौड़ने की, आवाजें पहचान के भी बच्चे क्या कर सकते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चीजों को सूंघ के, है ना, खाने पीने की चीजें, एप्पल की सुगंध कैसी है, इस लकड़ी की सुगंध कैसी होती है, पानी की तो कोई स्मेल नहीं होती, जो कोल्ड ड्रिंक्स की स्मेल कैसी होती है, लेमन की स्मेल कैसी होती है, जिंजर की स्मेल कैसी होती है, वो चीजें जिनसे वो स्मेल लेकर सेंस कर सकता है, क्योंकि उनके बाकी के इंद्रियां तो काम कर रही हैं। तो आप इस तरीके से भी उनको सिखा सकते हैं। खाद्य सामग्री को चख के, जो भी खाने की चीजें उनको टेस्ट करवा के आप बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं, या उनकी सहायता कर सकते हैं उनके विकास में। दूसरा, संबंध विकसित करना। देखिए, संबंध विकसित करने के लिए स्पेशली माँ का बहुत बड़ा रोल रोल रहता है। तो मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे माँ हमेशा बच्चे से बहुत अटैच्ड होती है, तो माँ उनको टच करके सिखाती है, बेटा देखो ये मेरा चेहरा है, ये आईज है, तो उसको टच करने दीजिए। ठीक है। ये फिंगर्स है, ये माउथ है, ये कान है, ऐसे टच करने दीजिए बॉडी के पार्ट्स वगैरह, जो भी चीजें और अदर चीजें भी हैं। तो क्या होगा, इससे वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। जब आप बोल रहे हैं तो उसको टच करने दीजिए माउथ को, कि किस शब्द को बोलने में जो हमारी लिप्स होती है, लिप्स का मूवमेंट कैसा होता है। तो स्पेशली माँ या प्री प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स होती हैं, स्पेशली लेडीज होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, पर मैं यहाँ कोई जेंडर बायसनेस की बात नहीं कर रही हूँ। तो बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल लेडी टीचर के साथ होते हैं, क्योंकि वो माँ की बराबर अपने समझते हैं, वैसे फील कर सकते हैं, भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं। तो टीचर भी वैसे ही करे, टच करने दे चीजों को। तो वैसे में बच्चे क्या है कि संबंध स्थापित कर पाते, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और चीजों को सीखने लगते हैं। भाषा अर्जित करने में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे की सहायता हम कैसे करें, उसको बताया मैंने कि लिप्स मूवमेंट बताइए, या आप उसको आवाजें सुनाइए चीजों की। तो इससे क्या कर सकता है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है, और वो भाषा को सीख सकता है। ठीक है।
फिर हम देखेंगे परिवेश के बारे में। देखिए ये बहुत बड़ा जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, परिवेश के बारे में जानने में बच्चे की सहायता करना बहुत बड़ा टॉपिक है। हर एक एक चीज जो बच्चे के आजू बाजू है, घर से लेके स्कूल तक या इसके बाद जहां भी वो काम कर रहा है, उससे हमारा उनका इंटरेक्शन कराना बहुत जरूरी है। रोड पे चल रहा है तो बताइए, रोड ऐसे चलती है, स्टिक लेके चलते हैं ना बच्चे, तो वो दिखाइए। ठीक है, स्पेशली घर से शुरुआत करते हैं हमें ना, बर्तनों से इंट्रोड्यूस कराइए, खिलौनों से, पुस्तकों से, सोफे से, फर्नीचर से, पलंग से, कपड़ों से, बर्तनों से, फ्रिज से, टीवी से, वॉशिंग मशीन, सबको टच करवा के उनसे इंटरेक्शन कराइए। प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गई, कोई वेजिटेबल्स हैं, कोई फ्रूट्स हैं, सब उनको टच करवाइए, ऐसे इंटरेक्शन करवाइए। ये उनका इन्वायरमेंट है, तो धीरे धीरे वो सीखने लगेंगे। और डेली बेसिस पे अगर चीजें ऐसी होने लगेगी, विद्यालय ऐसा है, आप बताते जाइए उनको। ठीक है, पेड़ ऐसे दिख रहे हैं, चिड़िया ऐसी दिखती है, चहचहाती, इसकी ये आवाज है, तो ऐसा आप उनको हर एक चीज जो उसके आसपास है, सारी चीजों से उसको इंट्रोड्यूस कराइए, एज अ मदर, एज अ पेरेंट, एज अ प्री प्राइमरी टीचर या एक कार्यकर्ता के रूप में, ताकि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट हो। तो एक एक चीज से इंट्रोड्यूस करा के हम विजन रिलेटेड डिसेबिलिटीज से बच्चों को जीना सिखा सकते हैं। डिसेबिलिटीज ऐसी होती है कि वो परमानेंट हो जाती हैं, कुछ हद के बाद इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। कहीं तक तो कुछ लेवल तक ठीक हो जाती हैं, लेकिन डिसेबिलिटी का मतलब यही है कि उन्हें इसके साथ ही पूरी जिंदगी यापन करना है। तो इस जिंदगी को अच्छे से जिए, इसके लिए हमें उनको तैयार करना है, उनकी मदद करके। तो इस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ब्लॉक 3 की हमारी लास्ट यूनिट है और इसका नाम है यूनिट नंबर 11। इसको हम हिंदी में बोलेंगे श्रवण दोष वाले बच्चे, हियरिंग डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जिनको हियरिंग प्रॉब्लम हो, जिन्हें सुनने में समस्या हो, ये डिसेबिलिटीज का एक पार्ट है। हमने पढ़े थे अलग अलग डिसेबिलिटीज, और लगभग सारे टाइप की डिसेबिलिटीज के बारे में हम पढ़ लिए हैं। दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी जो यूनिट है, यहाँ हम पढ़ेंगे श्रवण दोष वाले बच्चे या हियरिंग डिसेबिलिटीज। तो किसको बोलते हैं हियरिंग डिसेबिलिटीज? देखिए वो बच्चे जो जिनको विजन विजन नहीं सॉरी हियरिंग प्रॉब्लम हो, जिन्हें सुनने में समस्या हो, पूर्ण रूप से जो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, अलग अलग चरण हो सकते हैं, स्तर हो सकते हैं। बहुत बिल्कुल ना सुनने वाला, मध्यम तरीके से सुनने वाला, या कुछ कुछ सुनने वाला, है ना। तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। पर उससे पहले कि हम देखें कि क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में, हम ये देखेंगे कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है श्रवण दोष संबंधित कुछ तथ्य, है ना। लोगों की क्या क्या सोच है, क्या तथ्य है, चलिए देखते हैं। तो लोगों की धारणा हमारे समझ में ये है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते वो मंद बुद्धि होते हैं। यह सोच पूर्ण तरीके से गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बच्चे जो सुन नहीं सकते वो मंद बुद्धि होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से मंदबुद्धि है, या इनका जो बच्चे सुन नहीं सकते वो ठीक से बोल भी नहीं सकते। ये भी एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते वो मंदबुद्धि होते हैं, ये भी पूर्ण तरीके से गलत है। कभी कभी ऐसा होता है, सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। इसके अलग अलग स्तर होते हैं जो मैंने आपको बताया। और जल्दी अगर हमें पता चल जाता है कि किसी बच्चे को विजन प्रॉब्लम है, सॉरी हियरिंग प्रॉब्लम है, तो हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं डॉक्टर से इलाज करा के या अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, श्रवण शक्ति का महत्व क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां या जो सेंसरी ऑर्गन्स है, या जिसे जिसे हम हमारे बॉडी के कुछ सेंसरी पार्ट्स बोलेंगे, उनमें से एक है। तो ये जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, ये संसार को जानने में, समझने में, चीजों को सुनने में हमारी मदद करती है। जब हमारी ये कैपेसिटी है सामान्य व्यक्ति में, तो आप देख सकते हैं कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बहुत अलग है, सीखने का, समझने का। ठीक है, लेकिन और आदान प्रदान अपने विचारों का करना बड़ा ही आसान होता है, चीजों को समझ पाना। लेकिन वो बच्चे या वो व्यक्ति जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत समस्या हो जाती है। सोचिए कि आवाज ही सुनाई नहीं दे रही, इतनी सुंदर दुनिया की इतनी सुंदर चीजों को वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ समस्या उनको हो सकती है बहुत सारी चीजों पे। सबसे पहले हम देखेंगे कान की संरचना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रक्चर ऑफ ईयर दिखाया है, प्लीज आप जाके वहां देखिएगा, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ। आउटर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट का क्या काम होता है, ये हमारे इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मिडिल पार्ट को। और इसका शेप इस प्रकार इसलिए होता है ताकि ये अलग बहुत दूर तक की जो साउंड है उनको क्या कर सके, कैप्चर कर सके। इसके बाद जो मीडियम मिडिल पार्ट होता है, आप देखा होगा कि चिपचिपा सब्सटेंस होता है, वो जिसे हम मैल बोलते हैं। एक्चुअली वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी कान में अंदर इंसेक्ट्स को एंटर करने से, डस्ट पार्टिकल्स को एंटर करने से रोकता है।
जो हमारे इनर पार्ट को इफेक्ट करने से बचता है, बचाता है। वहाँ पे आपने जिसको हम लोग पर्दा बोलते हैं वो होता है, जिससे सुनने में हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद इनर पार्ट जो होता है वो सीधे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, उसके सारे नर्व्स जो हमारे सुनने के बाद हम जो फीलिंग्स हमें होती है, किसी को दुख सुन लिए तो रो लिए, अच्छी खबर सुन लिए तो खुश हो गए। ये जो हियरिंग कैपेसिटीज है, जो फीलिंग्स है, ये हमको उसी से महसूस होती है। तो इस प्रकार हमारे कान की अलग-अलग संरचनाएं अलग-अलग कार्य करती हैं। ठीक है। श्रवण दोष के स्तर मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के स्टेजेस होते हैं या स्तर होते हैं श्रवण दोष में, या जो हियरिंग प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता, ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिनको 50% सुनाई देता है, 50% सुनाई नहीं देता, ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ कुछ चीजें सुनाई अच्छे से नहीं देती, 20% जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से उनका इलाज भी किया जाता है। जिनको बहुत कम ही प्रॉब्लम है उनका इलाज आसानी से हो जाता है, या अलग अलग मशीनरीज वगैरह यूज करके, छोटी छोटी मशीन देखा होगा आपने, कुछ लोग यूज करते हैं, उसको करके इनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है। दोष के कारण मेन मेन जो ये डिसेबिलिटी, इसका मेन कारण क्या है, मैंने आपको बताया। हर डिसेबिलिटी के ना मेजरली 3 कारण हो सकते हैं, मेजरली 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक पहला है कि जन्म के पहले जब माँ प्रेग्नेंट थी, जब उसके पेट में बच्चा था, तब माँ के खान पान, रहन सहन, एक्टिविटीज, या बच्चे को क्या पोषण मिला, इससे भी फर्क पड़ता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लिया तब कोई बीमारी के साथ तो नहीं था, ग्रसित तो नहीं था, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं चोट तो जन्म के दौरान तो नहीं हुई, समझ में ये भी हो सकता है। उसके बाद जन्म के बाद गिरने या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पे, या कान में चोट लग जाने से भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जो किसी बच्चे या व्यक्ति की सुनने की शक्ति को, श्रवण दोष को बढ़ा सकता है, श्रवण दोष को क्रिएट करता है। ठीक है। श्रवण क्षति को पहचानना, कैसे पहचानेंगे? अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से इसका प्रशिक्षण प्रशिक्षण इसका मतलब चेक किया जाता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तभी डॉक्टर बता देते हैं, कैसे? उनके चेकअप, सारे बॉडी के चेकअप तुरंत होते हैं। उससे पता चल जाता है कि बच्चा को कोई दोष तो नहीं है, मतलब उसको विजन प्रॉब्लम तो नहीं, सॉरी, हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। कैसे? और आप जनरली हमारे समाज में कैसा होता है कि थाली बजा के बच्चे के जो कान की सुनने की कैपेसिटी है उसको चेक किया जाता है। ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे, तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं किसी आवाज के प्रति। तो अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा लाइट आवाज के प्रति, तो हम समझ सकते हैं कि वो किसी न किसी अलग प्रकार की डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है। माँ की आवाज नहीं पहचान रहा, घंटी की आवाज, किसी चीज के गिरने की आवाज, तो मतलब उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। ऐसे आप समझ सकते हैं। श्रवण संबंधित अपंगता वाले बच्चे की देखभाल हमें कैसे करनी है? देखिए, देखभाल एक माँ बाप और एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें कैसे करना है, क्योंकि बड़े संवेदनशील चीजें हैं ये, है ना। उनको प्रेरणा देना, उनको शिक्षण देना, ये सरकार के साथ, माँ बाप के साथ सभी का कार्य है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को भी वैसे ही जिंदगी जीने का अधिकार है जैसे सामान्य बच्चे, सामान्य व्यक्ति जीते हैं। तो हमें अलग से इन्हें प्रशिक्षण देना है ना। कैसे? विकास के कभी कभी क्या होता है कि ये विकास के स्तरों में थोड़ा पीछे रह जाते हैं सामान्य व्यक्ति बच्चों से। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण की कमी, और ऊपर से कि सुनने में दिक्कत हो रही है। जो बच्चे एकदम जिनकी सारी इंद्रियां काम कर रही, फटाफट ग्रैप्स करते हैं, ये ग्रैप्स करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मंद हो जाएंगे ये। इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर प्रशिक्षण से हम इनको सामान्य बच्चों की तरह ही समाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान कैसे? कि हम उनको लिप्स मूवमेंट सिखाएं, कि लिप्स मूवमेंट से वो पहचाने किस वर्ड के लिए कैसा लिप्स मूवमेंट होता है, किस भाव भाव के लिए कैसा मूवमेंट होता है ना। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो देख के भी जज कर सकते हैं, सुन सकते, समझ सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में उनको चीजें दिखाएं, है ना, सिंबल को दिखाएं, सिंबॉलिक फॉर्म में उनको पढ़ाएं, ऐसे ट्रेनिंग दी जाए उनको। तो इस प्रकार हम सामान्य, फिर क्लासरूम में हम क्या करें? क्लासरूम में भी हम इंटरेक्शन बच्चों को ऐसा रखें कि उस बच्चे के साथ सामान्य बच्चे भी बैठे उठे, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा करें क्लास में, है ना। एक्टिविटीज ऐसी प्लान करें कि सारे बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में के अंदर आए, और वो बच्चे जो सुन नहीं सकते उन सामान्य बच्चों के साथ रहें, उठे बैठे, एक दूसरे का सपोर्ट करें, ताकि वो बच्चे जो सुन नहीं सकते उनको बहुत सारा सपोर्ट होगा, है ना। दूसरे बच्चों के साथ भी वो रह रहकर सीखेंगे। लिप्स मूवमेंट, सिंबॉलिक फॉर्म से जो जिनकी जो उनकी जो बाकी इंद्रियां काम कर रही, उनका प्रयोग करके वो अपने इस दोष को दूर कर सकते हैं। या फिर आपने देखा है कि मशीनरीज वगैरह भी आती है, उनका उपयोग करके डॉक्टर चेकअप करा के, वो मशीन वगैरह का प्रयोग करके बच्चे को श्रवण शक्ति को बैलेंस किया जा सकता है, या कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है ना। बोलने के लिए प्रोत्साहित करिए, क्लास में एक्टिविटीज में इंक्लूड करिए,
कहानी सुनाने के लिए बोलिए, पोएम सुनाने के लिए बोलिए, राइम सुनाने के लिए बोलिए, क्लास में एक्टिविटीज करवाइए, खेलने के लिए करिए, एनकरेज करिए। इससे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसे कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि वो किसी डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हुआ है, या डिसेबिलिटीज है तो उसके लिए वो अच्छे से प्रशिक्षण लेगा। स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, घर पर भी और स्कूल में भी। टीचर एज अ टीचर, एज अ प्री प्राइमरी टीचर, या एज अ जो कार्यकर्ता है, हम जो ऐसी संस्थाओं पे काम कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ हमको काम करना है, तो पेरेंट्स से इंटरेक्शन करते रहिए। ऐसे पेरेंट्स से जिनके बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं, उनको ट्रेन करिए, उनको बताइए कि कैसे हमें बच्चों को प्रशिक्षण देना। आप घर में कैसे बच्चों से बात करिए, कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे जिससे बच्चों की ये कैपेसिटीज बढ़ेंगी, कौन सी कैपेसिटी जो जो जिससे वो हियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं एज अ प्री प्राइमरी टीचर, कार्यकर्ता के रूप में। तो ऐसे बच्चों के साथ हम क्लासरूम का अरेंजमेंट कर सकते हैं, अपने स्कूल में व्यवस्था कर सकते हैं, और पालक के साथ मिलकर भी हम कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए काम करके उनको सामान्य तरीके से समाज में जीने के लायक बना सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में अलग से काम करना चाहते हैं तो इसके अलग से कोर्सेस होते हैं, पर आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन को ऐड कर दिया है, तो हमको भी सब कुछ सीखना है, क्योंकि हमारे साथ भी ये सारे बच्चे आएंगे ही आएंगे। आई होप आपको ये सारी यूनिट समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमारा डीईसी का ब्लॉक नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनकी फ्री में हेल्प हो पाए, अच्छे से पढ़ पाए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आप तैयारी कर लिए होंगे। यहाँ से आप पढ़िए, साथ में अपनी बुक से और पढ़िए, और अपकमिंग वीडियोस में हम लेके आएंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम से पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आप पाए 90+ मार्क्स। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।